किसी भी सिविलाइजेशन के तरक्की को हम कैसे नापते हैं? पैसे से, टेक्नोलॉजी से या फिर जमीन से? शायद इसका जवाब इन सब से कहीं ज्यादा बेसिक है। जवाब है एनर्जी। मतलब कोई भी प्रजाति कितनी एडवांस्ड है, ये इस बात से पता चलता है कि वो एनर्जी को कितना कंट्रोल और इस्तेमाल कर सकती है। चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 0.75। ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है। सच कहूं तो ये पूरी इंसानियत का, हमारे भविष्य का एक स्कोर कार्ड है। ये बताता है कि हम इस ब्रह्मांड के बड़े से स्केल पर आखिर हैं कहां। पर ये कौन सा स्केल है? ये है कार्डाशेव स्केल। देखिए, एक वैज्ञानिक थे निकोलाई कार्डाशेव। उन्होंने एक थ्योरी दी जो कहती है कि किसी भी सिविलाइजेशन की तरक्की सीधी सीधी उसकी एनर्जी इस्तेमाल करने की काबिलियत से जुड़ी होती है। ये स्केल हमें एक प्रजाति के तौर पर हमारी औकात बताता है। तो इस स्केल पर मोटे तौर पर 3 लेवल होते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो है जो अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को कंट्रोल कर ले। टाइप 2 जो अपने सूरज की पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। और टाइप 3 वो तो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी पर राज करती हैं। और हम, जैसा कि हमने पहले देखा, इंसानियत अभी सिर्फ 0.75 पर है। मतलब हम टाइप 1 बनने की दहलीज तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनेंगे कैसे? जवाब हमारे आज के सबसे बड़े चैलेंज में छिपा है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये इंसानियत के लिए अगले लेवल पर जाने का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। देखिए, अब तक हम जीवाश्म ईंधन यानी कोयले, पेट्रोल और सेंट्रलाइज्ड ग्रिड पर निर्भर थे। इससे प्रदूषण बढ़ा और रिसोर्सेज भी खत्म हो रहे हैं। लेकिन अब सीन बदल रहा है। अब हम एक नए रास्ते पर हैं, सोलर और विंड एनर्जी का रास्ता। ये न सिर्फ साफ सुथरा है, बल्कि हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जाता है। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये बदलाव सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक यानी पैसे की वजह है, और इस वजह का नाम है कार्बन टैक्स। यूरोप जैसे कई बड़े बाजारों ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट में CBAM कहते हैं, जैसे नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत में स्टील बनाने के लिए कोयले का बहुत इस्तेमाल होता है, जिससे काफ़ी कार्बन निकलता है। अब जब ये स्टील यूरोप में बिकने जाएगा तो यूरोपियन यूनियन उस पर कार्बन टैक्स लगा देगा। नतीजा, हमारा सस्ता स्टील अचानक से महंगा हो जाएगा और हम एक बड़ा बाजार खो देंगे। तो अब ग्रीन एनर्जी को अपनाना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक आर्थिक मजबूरी बन गई है। ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है ना, ये सिर्फ कागजों पर या बड़ी बड़ी बातों में नहीं हो रहा है। ये असल दुनिया में हर लेवल पर हो रहा है। अरबपतियों के विशाल प्रोजेक्ट से लेकर छोटे छोटे शहरों की कोशिशों तक भविष्य की ये दौड़ असल में शुरू हो चुकी है। भारत के गुजरात में, कच्छ के रेगिस्तान में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ अंबानी और अडानी, देश के 2 सबसे बड़े उद्योगपति, मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहे हैं। ये इलाका इतना बड़ा है कि सिंगापुर से भी 5 गुना बड़ा है और स्पेस से भी दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि कच्छ ही क्यों? क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें हैं जो इसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोने की खान बना देती हैं। पहली, ये टॉरिड जोन में है, जहाँ सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है। दूसरी, यहाँ हवा की रफ्तार औसतन 8 मीटर प्रति सेकंड है, जो विंड टरबाइन के लिए एकदम परफेक्ट है। और तीसरी, ये एक विशाल खाली पड़ी ज़मीन है, जहाँ ज़मीन लेने देने की ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। अच्छा, एक तरफ तो भारत में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में लैंकेस्टर नाम के एक शहर ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। ये कहानी दिखाती है कि बदलाव किसी भी स्केल पर हो सकता है। लैंकेस्टर के मेयर रेक्स पैरिस ने इस बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, ऑल्टरनेटिव एनर्जी फायदेमंद है और ये बहुत बड़े पैमाने पे फायदेमंद है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ग्रीन एनर्जी अपनाना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक मौका है। और नतीजे वो तो सबके सामने हैं। 2009 में जब लैंकेस्टर ने ये सफर शुरू किया तो वहां बेरोजगारी 17% थी। 2023 तक ये गिरकर सिर्फ 6% रह गई। ग्रीन एनर्जी ने शहर की पूरी इकोनॉमी को ही बदल कर रख दिया। भविष्य की एनर्जी का मतलब सिर्फ कोयले की जगह सोलर पैनल लगाना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह से नया, स्मार्ट और एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम बनाने के बारे में है। जरा सोचिए कि एनर्जी कभी वेस्ट ही ना हो। जर्मनी का एक शहर है वुंसीडेल, वहां कुछ ऐसा ही होता है। वहां लकड़ी की फैक्ट्री से जो फालतू गर्मी निकलती है उसे फेंका नहीं जाता,
बल्कि उससे पूरे शहर को गर्म रखा जाता है। मतलब एनर्जी एक सर्कल में घूमती रहती है और बर्बादी बहुत कम होती है। इसी से जुड़ा एक और कमाल का आइडिया है सेक्टर कपलिंग। इसका सीधा सा मतलब है एनर्जी के अलग अलग हिस्सों को समझदारी से जोड़ देना। जैसे कोपेनहेगन में जब विंड टर्बाइन जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं तो उस एक्स्ट्रा बिजली को बिल्डिंग्स के लिए गर्मी में बदल दिया जाता है। इस तरह बिजली, हीटिंग और ट्रांसपोर्ट सब मिलकर एक सुपर एफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं। और ये नया सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास कई जबरदस्त टूल्स भी हैं। इंटरनेशनल ग्रिड से देश आपस में ग्रीन पावर शेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ई फ्यूल ये एक तरह से एनर्जी को स्टोर करने वाले पावर बैंक्स हैं। और बैटरी रिसाइकलिंग जैसी टेक्नोलॉजी से हम कीमती सामान को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पूरी ग्लोबल कहानी में एक आम इंसान का क्या रोल है? देखिए, ये क्रांति हमें सिर्फ एक बिजली के बिल भरने वाले कंज्यूमर से एनर्जी बनाने वाला एक प्रोड्यूसर बनने का मौका दे रही है। जैसा कि ओस्लो की मेयर मैरियन बोर्गेन कहती हैं, ये सब पाबंदियों के बारे में नहीं है, ये मौकों के बारे में है। ये बदलाव हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें पावर देने और नए नए अवसर देने के लिए है। इस नई ग्रीन इकॉनमी में अनगिनत मौके बन रहे हैं। सोलर पैनल लगाने और उनकी मेंटेनेंस से लेकर बैटरी स्टोरेज के सॉल्यूशंस, ग्रीन बिल्डिंग, मतलब हर सेक्टर में स्किल्ड लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है। भविष्य डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी का है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी स्कीम के साथ हर घर एक छोटा पावर प्लांट बन सकता है। हम न सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए बिजली बना सकते हैं, बल्कि जो एक्स्ट्रा बिजली है उसे ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। हम कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन रहे हैं। तो हरित क्रांति आ चुकी है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है, ये एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति है। ये हमें एनर्जी के कंज्यूमर से क्रिएटर बना रही हैं। तो बड़ा सवाल वही है, क्या ये वही पल है? क्या ये इंसानियत की टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने की तरफ वो बड़ी छलांग है? इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।